कहानी संग्रह सिंहासन 32वीं पहली पुतली रत्नमंजरी की कथा। आखिर वह दिन आया जिस दिन का राजा भोज को बेसब्री से इंतजार था। प्रातः काल वे अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो राज दरबार में आए। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन शुरू कर दिया। राजा भोज ने जैसे ही सिंहासन की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, सिंहासन में जड़ी सभी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस चमत्कार को देख सारे राज दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। राजा भोज भी सहम गए। एकाएक उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए और पूछा, पुतलियों तुम हंसी क्यों? मुझमें ऐसी क्या कमी है? तभी सिंहासन से रत्नमंजरी नाम की पहली पुतली राजा भोज के सामने प्रकट होकर बोली, राजा भोज, जिस सिंहासन पर बैठने के लिए तुम इतने लालायित हो वह किसी महापुरुष का है। शायद तुम नहीं जानते, इसलिए हम हंसी थी। तुम अभी इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। यह बात सच है कि तुम तेजस्वी, बुद्धिमान, शक्तिशाली और धनवान हो, लेकिन यह सिंहासन जिसका है वह तुमसे भी कहीं ज़्यादा तेजस्वी, बुद्धिमान और शक्तिशाली था। उसका नाम था राजा विक्रमादित्य। मैं तुमको उनके बारे में एक कथा सुनाती हूँ। उसे सुनने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि वह कैसे राजा थे। यह कहकर पुतली ने कथा सुनानी आरंभ कर दी। प्राचीन काल में अम्बावती नामक राज्य में गंधर्व सेन नाम का एक धर्मात्मा एवं प्रतापी राजा राज्य करता था। राजा गंधर्व सेन के 4 वर्णों की रानियां थी, एक ब्रह्माणी, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्याणी और चौथी शुद्धाणी। चारों रानियों में 6 पुत्रों ने जन्म लिया। ब्राह्मणी से उत्पन्न पुत्र का नाम ब्रह्मणीत था। क्षत्राणी की कोख से 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिसमें से एक का नाम संग, दूसरे का विक्रम और तीसरे का भर्तृहरि था। तीसरी रानी वैश्याणी से चंद्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और चौथी रानी शुद्धाणी से धन्वंतरी नामक पुत्र जन्म हुआ। ब्राह्मणी से उत्पन्न पुत्र ब्रह्मणीत सबसे बड़ा था, इसलिए राजा गंधर्व सेन ने उसे अपना दीवान बना दिया। लेकिन विधाता ने उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। वह अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा नहीं सका और एक दिन चुपचाप राज छोड़कर कहीं चला गया। कुछ समय भटकने के बाद वह धारा नगरी पहुंचा, जहां उसके पूर्वज रहते थे। वहां उसने ऊंचा ओहदा प्राप्त किया और एक दिन वह राजा का वध करके खुद राजा बन गया। कुछ वर्षों बाद ब्रह्मणीत ने उज्जैन लौटने का विचार किया, लेकिन उज्जैन आते ही अचानक एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब क्षत्रिय के बड़े पुत्र संग को शंका हुई कि उसके पिता विक्रम को योग्य समझकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। इसलिए एक दिन उसने अपने सोते पिता पर हमला करके उनकी हत्या कर दिया और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद उसके मन में यही शंका रहती कि उसके बाकी चारों भाई उससे राज न हथियाने, इसलिए वह उनकी हत्या का षड्यंत्र रचने लगा। लेकिन उसकी यह साजिश सफल हो पाती इसके पहले ही उसके चारों भाइयों को उसके षड्यंत्र का पता चल गया और एक दिन मौका पा चारों भाई चुपचाप महल से निकल कर किसी अज्ञात जगह पहुंच गए। कौन कहाँ गया इसकी किसी को खबर नहीं थी। इससे संग की चिंता और बढ़ गई। उसने अपने भाइयों की खोज करने के लिए अपने गुप्तचर सैनिकों को चारों दिशाओं में भेजा। गुप्तचरों की काफ़ी खोजबीन के बाद भी उनका पता नहीं चला। तब शंख ने ज्योतिषियों को सहारा लिया। उसने ज्योतिषियों को बुलाया। ज्योतिषियों ने ग्रहों और नक्षत्रों की विद्या से अपने ज्ञान के अनुसार यह भविष्यवाणी की कि 3 राजकुमार तो जंगली जानवरों के शिकार हो गए तथा चौथा राजकुमार विक्रम घने जंगल में एक सरोवर के किनारे एक कुटिया में रह रहा है और कंदमूल फल खाकर घोर तपस्या में लीन है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर संघ की परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि अन्य 3 भाइयों की अपेक्षा उसे विक्रम से ज़्यादा खतरा था। तब उसने ज्योतिषियों से पूछा कि विक्रम से मुझे और मेरे राज को कोई खतरा तो नहीं है ना? ज्योतिषियों ने कहा, राजन ने अपनी तपस्या से काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। अब वह काफ़ी ज्ञान और विवेक का मालिक बन गया है। उससे आपको बहुत खतरा है। वह आपसे आपका राज छीन कर यशस्वी सम्राट बनेगा और उसका यश दूर दूर तक फैलेगा और इतिहास में उसका नाम होगा। यह सुन शंख ज्योतिषियों पर बहुत नाराज हुआ, लेकिन अब वह कर भी क्या सकता था। उसकी परेशानी और बढ़ गई। ज्योतिषियों के जाने के बाद उसने अपने समस्त दरबारियों को बुलाया और उनसे विचार विमर्श कर विक्रम की हत्या की योजना बनाई। उसने अपने गुप्तचरों को विक्रम की खोज के लिए भेजा। काफ़ी खोजबीन के बाद आखिर गुप्तचरों को विक्रम का पता चल गया। गुप्तचरों ने
वो वापस आकर शंख को यह खबर सुनाई। यह सुन शंख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी योजना में एक तांत्रिक को भी शामिल किया। उसने तांत्रिक से कहा, तुम विक्रम को भगवती काली की आराधना के लिए तैयार करना। मैं वहीं मंदिर के पिछवाड़े छिप जाऊंगा। जैसे ही विक्रम भगवती काली की आराधना के लिए अपना सिर झुकाएगा, तभी मैं अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दूंगा। यह योजना बनाकर शंख तांत्रिक को जंगल में सरोवर के किनारे विक्रम की कुटिया पर गया। तांत्रिक ने विक्रम को भगवती काली की आराधना के लिए राजी कर लिया और उसे लेकर मंदिर में गया, जहां शंख पहले से ही छुपा था। तांत्रिक ने विक्रम को भगवती काली की प्रतिमा के आगे सिर झुकाने के लिए कहा। विक्रम को खतरे का आभास हो गया था। उसने तांत्रिक को अपना सिर झुकाने की विधि दिखाने को कहा। जैसे ही तांत्रिक ने सिर झुकाया, विक्रम चालाकी से अपनी स्थान से हट गया। मंदिर के पिछवाड़े छिपे शंख ने आकर झट से तलवार निकाली और तांत्रिक को विक्रम समझ उसकी गर्दन काट दी। तभी मौका पाकर विक्रम ने शंख के हाथ से उसकी तलवार खींच ली और एक ही झटके में शंख की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस तरह विक्रम ने माता पिता की हत्या का प्रतिशोध लेकर अपना राज्य वापस ले लिया। राज्य पाने के बाद विक्रम ने ऐसा न्याय किया कि प्रजा में उसकी जय जयकार होने लगी। उन्होंने अपनी प्रजा को सुखी संपन्न बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी कहानी सुनने के बाद रक्त मंजरी नामक पुतली बोली, राजा भोज, इस तरह विक्रम ने अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त किया और पिता की हत्या का भी प्रतिशोध ले लिया। अगर तुमने भी कोई ऐसा ही कार्य किया हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। यह सुनकर राजा भोज चुपचाप खड़े रहे। उनके पास इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। तब पुतली हंसी और बोली, सुनो राजा भोज, राजा विक्रमादित्य के हाथ में यह सिंहासन कैसे आया और वे विक्रम से विक्रमादित्य कैसे बने, मैं यह सब तुम्हें बताती हूँ। सुनो, विक्रमादित्य को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक बार शिकार खेलने के लिए वे जंगल में गए। अचानक एक दिन हिरण का पीछा करते करते वे जंगल में काफी दूर निकल गए, लेकिन हिरण उनके हाथ नहीं आया। थक हार कर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और इधर उधर नजर दौड़ाने लगे। उन्होंने देखा कि वे ऐसे वीरान जंगल में हैं जिससे बाहर निकलने का भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी उनकी नज़र दूर एक चमकदार महल पर पड़ी। वे अपने घोड़े पर बैठे और धीरे धीरे चलते हुए उस महल के तक पहुंच गए। वह महल लूत वर्ण का था, जो कि राजा बाहुबल का दीवान था। उसने विक्रमादित्य का स्वागत सत्कार किया। उसने विक्रमादित्य को बताया कि आप यशस्वी राजा बनेंगे, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है कि राजा बाहुबल आपका राज तिलक करें। उसने यह भी बताया कि हमारे राजा महादानी हैं, आप अवसर पाकर उनसे अद्भुत स्वर्ण जड़ित सिंहासन मांग लीजिए, जिसे भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें भेंट स्वरूप प्रदान किया था। वह सिंहासन आपको चक्रवर्ती सम्राट बना देगा। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य राजा बाहुबल के महल में गए। राजा बाहुबल ने उनका उचित स्वागत सत्कार किया और उनका तिलक करके उन्हें चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया। जब विक्रमादित्य ने उनसे रक्त जड़ित सिंहासन की मांग की, तो राजा बाहुबल ने उन्हें सिंहासन का सच्चा उत्तराधिकारी समझकर उसे देने में कोई संकोच नहीं किया। कुछ दिन बाद राजा बाहुबल का आतिथ्य ग्रहण करने के बाद राजा विक्रमादित्य सिंहासन लेकर अपने नगर लौटा। सिंहासन को प्राप्त करते ही उनका नाम चारों दिशाओं में फैलने लगा। दूर दूर से राजा महाराजा राजा विक्रमादित्य को बधाई देने वहां पहुंचने लगे। उस सिंहासन की वजह से सभी राजाओं ने इस बात को मान लिया कि विक्रमादित्य पर देवताओं की असीम कृपा है। सभी ने उन्हें चक्रवर्ती सम्राट मान लिया। इतना कहकर पुतली अदृश्य होकर सिंहासन पर अपने स्थान पर समा गई। कथा सुनकर राजा भोज ने उस दिन सिंहासन पर बैठने का विचार छोड़ दिया और यह सोचकर वापस अपने महल लौट आए कि अगले दिन अवश्य सिंहासन पर बैठूंगा।